we are going to talk about the opportunities in financial advisory sector in India. इसके पहले कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी पर भी जाऊं, एक सवाल जो हम सबके मन में आता है, वो ये है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, वाई बिजनेस, राइट? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भैया जॉब कर ले, बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, कुछ भी हो, फर्स्ट को ना पैसे तो अकाउंट में आ ही जाए। तो बावजूद ये सारी चीज, यहाँ जितने भी लोग आज उपस्थित है, मैं देख पा रही हूँ दैट मोर देन 100 people आर ऑलरेडी देयर संडे मॉर्निंग एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। सो एक बार मेरी तरफ से ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोस्त जिसने यहाँ पर ये दिखाया है कि यार ये सिक्योरिटी विक्योरिटी की बातें छोड़ो, हम यहाँ पर है कुछ करने के लिए। तो ये बिजनेस जो है वो हमें एक पावर और प्राइड की फीलिंग देता है कि नहीं, अ, हमारे थ्रू दूसरे 10 घर में एम्प्लॉयमेंट जा सकता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एटीट्यूड लेकर ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट माइलस्टोन आप लोगों ने ऑलरेडी तय कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि बिजनेस करने से हम ना ही सिर्फ हमारे और हमारे फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पर सोसाइटी में भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए भी एक वेल्थ जनरेशन का काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, और बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो हम हमें भले ऐसा लगता हो कि हम इतना छोटा सा काम कर रहे हैं, हम क्या ही कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता, एवरी ड्रॉप मैटर्स। सो ये सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बिजनेस की सोच लेकर चलते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, ऐसा बिजनेस अगर मिल जाए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। सो व्हेन आई से विन विन सिचुएशन, व्हाट डू आई मीन? देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मतलब जनरली मोर देन 90% बिजनेस में जो भी सोच पा रही हूँ उसमें क्या होता है कि किसी का पेन दूसरे का गेन है। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉक्टर है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर चाहिए ही, डॉक्टर के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मगर डॉक्टर को कब फायदा होता है? जब कोई बीमार होता है, करेक्ट? सिमिलरली अगर आप लॉयर को भी देख लो, किसी का घर टूट रहा है तब जाकर उसका घर भर रहा है। अगर आप एक शॉपकीपर की बात कर ले, किसी के शॉप में से जब किसी चीज की खरीदी होती है, हाँ उसकी जी। आमदनी होती है, दूसरे के वहां पर उतनी पैसे की कमजोरी होती है। सो 90% ऑफ द टाइम जो भी बिजनेसेस फ्लोरिश होते हैं उसमें किसी का गेन है और किसी का जो है वो नुकसान होता है। पर आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो ऐसा बिजनेस है विच क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। मतलब अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आप तो विन करेंगे ही, पर आपके जो क्लाइंट है वो भी विन करेंगे। और जितना आपका क्लाइंट ज्यादा विन करता है, उतना आपका बिजनेस ज्यादा फ्लोरिश हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसकी हम बात आज यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सेशन खत्म होने से पहले मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। दोस्त कब तक काम करेंगे? बिजनेस वाले के लिए सबसे बड़ी चैलेंज जो वो है कि वो रिटायर कब हो। क्योंकि जिस दिन मैं रिटायर हो जाता हूँ, मेरा बिजनेस अगर बंद हो जाता है, तो मेरी इनकम भी उस दिन से बंद हो जाती है। सो जनरली 90% ऑफ द टाइम अगर हम किसी भी बिजनेस वाले के साथ रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो वो हमें एक ही आंसर देता है, नहीं नहीं, रिटायर नहीं होना, रिटायर होकर क्या करेंगे, घर में बैठेंगे, आलसी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। पर ये सारी एक्सक्यूजेस है। डाउन द लाइन पता है कि जिस दिन मैं रिटायर होता हूँ, मेरा बिजनेस एक पैसिव मोड में चला जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये बिजनेस की ये है कि दोस्त आप रिटायर भी हो सकते हो, और रिटायर होने के बाद आपकी इनकम बंद नहीं होती है, स्टैगनेंट नहीं होती है, पर उसके बाद भी आपकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है। तो या तो ये बिजनेस आपको अगर रिटायर होना है तो बहुत ही अच्छी रीसेल वैल्यू दे सकता है, या तो फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही मजबूत नींव बनाकर जा सकता है, जिस फाउंडेशन पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन चाहे तो बहुत बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर सकती है। सो बिजनेस क्यों करना चाहिए, और ये बिजनेस पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर में क्यों करना चाहिए, ये एक थोड़ी जो मेरे ख्याल है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको लगता है आप ये मेरे थॉट्स के साथ अगर अग्री करते हैं, तो आप थम्स अप देकर मुझे बता सकते हैं कि यू आर विथ मी एंड यू आर ऑल्सो अग्रीइंग विद द
thoughts which I have just shared with you. You can press thumbs up, please unmute मत कीजिएगा वरना बहुत ही chaos हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 150 लोग के आसपास रूम में हो चुके हैं अब तक. सो वर्चुअली हम बात करेंगे, सिर्फ 30 मिनट का सवाल है, उसके बाद आप सब अनम्यूट हो सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. देखने की कोशिश करते हैं कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है. देखिए, एक तरफ जहां से हमको फिक्स रिटर्न्स मिल रहे थे ना, वो सारी चीजें हमें कम रिटर्न्स दे रही है. स्लोली वी आर मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टुवर्ड्स द डेवलप्ड नेशन. और ये हर एक कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे ही देश एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ता है, जो फिक्स रिटर्न्स वाली प्रोडक्ट्स है उसमें हमें कम रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. सो देखिए, पीपीएफ कभी 12% रिटर्न देता था, आज 7.1% पर आ गया है. अगर एफडी के रेट्स भी आप देखेंगे तो वो 7% प्री टैक्स है. अगर उसमें टैक्स आप जोड़ दो तो 5-5.5% के आसपास आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको इफेक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो गिरते जा रहे हैं. अब भैया, अगर यहाँ पर रिटर्न्स गिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियंस है वो धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे, है कि नहीं? रिटर्न्स कम मिल रहे हैं तो मतलब मेरा वेल्थ क्रिएशन कम होना चाहिए. टेक्निकली यस, पर ऐसा हो नहीं रहा. अगर आप देखेंगे तो ना ही सिर्फ भारत पर भारतीय भी आज ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले हो रहे हैं. और आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा गर्व होगा कि पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स, इंडिया स्टैंड्स थर्ड विद इन द वर्ल्ड. मतलब सबसे ज्यादा अमीर लोग पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर भारत में है. तो ये लोग पैसे कैसे बना रहे हैं, कहाँ से इनके पास इतना पैसा बन रहा है? ऑब्वियसली एफडी या स्मॉल सेविंग स्कीम से नहीं बन रहा है, पर और कुछ चीज जो उनको पैसे वाले बनने में हेल्प कर रही है या सपोर्ट कर रही है, वो है आपके देश का स्टॉक मार्केट, या तो फिर कह लीजिए आपके देश की इक्विटीज. Okay, so when you will look at the stock market, uh, you will be again very happy to know कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन पर है. बहुत ही जल्द हम थर्ड पोजीशन पर आ जाएंगे. ये जो डेटा मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है जो 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है, ये मार्च 24 का है. रिसेंट जुलाई का जो डेटा है उसमें हमने ऑलरेडी 5 ट्रिलियन डॉलर मार्क क्रॉस कर लिया. इट मीन्स कि ये जो 80,000 आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, actually it is helping creating wealth in your country and for your citizens. So these are some of the data which would help you understand कि ये जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है वो जितनी फास्ट पिक कर रही है और जितनी फास्ट ग्रो कर रही है, इज इट टेम्पररी और डज इट लुक अ लॉन्ग टर्म स्टोरी? तो ऑब्वियसली ये स्टोरी दोस्त बहुत ही लॉन्ग टर्म है. आ, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पूरे वर्ल्ड में अभी हाईएस्ट है. वेयर ऑल द कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू डेवलप एट अ मियर 2%, इंडिया इज ग्रोइंग बाय मोर देन 7-7.5%. सो दीज डेटा आर रियली रियली एनकरेजिंग. अभी इंडिया में ये सारी चीजें हो रही है, इंडियंस क्या कर रहे हैं? ओके, तो इंडियंस की अगर मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्त कि जस्ट बिफोर वन ईयर, जुलाई 23 में, द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया वेर अराउंड 20 लाख. एंड जस्ट विद इन वन ईयर ये 20 लाख से बढ़कर डबल होकर भी ज्यादा, मोर देन 40 लाख. जो जून 24 का डेटा है वो कहता है कि इंडिया में 43 लाख डीमैट अकाउंट्स हो गए. सो इक्विटीज में भर भर के पैसा आ रहा है, बी इट थ्रू डीमैट अकाउंट मीन्स डायरेक्ट इक्विटी, और बी इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी. एसआईपी का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा इंकरेज है. एसआईपी बुक साइज भी ऑलमोस्ट हर साल डबल के करीब बढ़ रही है, एटलीस्ट 80% इफ नॉट डबल. राइट? सो लोग कैसे पैसे वाले हो रहे? दे आर बिकमिंग wealthy through participation in equity markets. Now, when the citizens of the country wants to do something and they want to do it so fast, uh,
आप देखिए किसी भी बिजनेस की ज्योग्राफी क्या कहती है, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। अगर डिमांड ज्यादा है तो उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई ज्यादा होनी पड़ेगी। अब ये जो बिजनेस है इसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है। They want to participate in equities, they want to participate in India's growth story, and they can do it in different ways. उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर इन तरीकों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन तरीकों से पैसे को अच्छे से चैनलाइज करके सही रूट तक लेकर जाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत है। यहाँ पर मैंने वर्ड एडवाइजरी यूज की है, पर मैं इसके साथ एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगी कि एडवाइजर से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर नहीं है। एडवाइजर से मेरा मतलब सारे एजेंट्स भी हो गए, ब्रोकर्स भी हो गए, एडवाइजर्स भी हो गए, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी हो गए, राइट। सो एनी वन एंड एवरी वन, फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ मेरा मतलब ये है, वो हर एक इंसान जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एंड यूजर मतलब कि कस्टमर तक लेकर जाने की क्षमता रखता है, उसको मैंने यहाँ पर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कहा। दो दैट इज नॉट द राइट डेफिनेशन, पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज ये चीज मैंने यहाँ पर की है। आई होप आप मेरे से कनेक्ट कर पाए। ऑल राइट। सो अगर इस बिजनेस में हम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो प्राइमरीली ये बिजनेस में लोग क्या करते हैं, या जो भी एडवाइजर या एजेंट या ब्रोकर है, उनका प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। सो एज आई सेड, उनका जो प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एंड यूजर तक लेकर जाए। अब अगर इन प्रोडक्ट्स को मैं ब्रॉड बेस पर डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैटेगराइज कर सकती हूँ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में और इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट। जो मैंने यहाँ पर चार्ट आपको दिखाया है, एक तरफ आप देख पा रहे हो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, ब्रॉडली तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। मैं चाहूँ तो हेल्थ और जनरल को क्लब भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक साथ उनको मेंशन किया है। इसको क्लब क्यों किया है? क्योंकि आप एक ही लाइसेंस लेकर ये दोनों बिजनेसेस कर सकते हैं, राइट। सो एक हो गया इंश्योरेंस का बिजनेस। इंश्योरेंस को अगर होलिस्टिकली आपको करना है, तो आप लाइफ, हेल्थ, जनरल, ये तीनों का लाइसेंस लेकर एक होलिस्टिक इंश्योरेंस सर्विस या इंश्योरेंस प्रोवाइडर बन सकते हैं। ये एक डिवीजन हो गया। दूसरा जो डिवीजन है वो है इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट लोग बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल स्मॉल सेविंग फंड्स या प्रोडक्ट्स है वो तो ऑलरेडी है ही, उसकी मैंने यहाँ पर बात नहीं की है। आई हैव ओनली एंड ओनली टॉक्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको लाइसेंसेस की जरूरत होती है, या फिर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, जो मैंने आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी बताई, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक आप क्या कर सकते हो, एक ये है कि लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप चाहे तो आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री दिलवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, जो लोगों को इक्विटीज में पार्टिसिपेट करना है, वो डायरेक्ट इक्विटीज ना करके म्यूचुअल फंड के रूट से भी इक्विटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो म्यूचुअल फंड, या तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा जो पॉपुलर है वो है एसआईपी। तो जिन लोगों को इक्विटीज में पार्टिसिपेट करना है, वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप म्यूचुअल फंड के भी एजेंट, ब्रोकर या एडवाइजर बन सकते हैं। सो ये दूसरा एक तरीका हो गया। जनरली जो हायरार्की होती है वो ये होती है कि लोग म्यूचुअल फंड से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में वो दूसरी भी सर्विसेज ऐड करते हैं, जैसे कि पीएमएस हो गया, एआईएफ हो गया, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, आईपीओ हो गया, ऑल दोज काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट। सो हम स्टार्ट म्यूचुअल फंड से क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स में
जिसमें सबसे कम से कम टिकट साइज से प्रोडक्ट स्टार्ट होती है, या जो बिल्कुल रिटेल प्रोडक्ट है, कोई भी बनाते हैं कि ये बिजनेस क्या है, कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, तो थोड़ा डिटेल में अभी जाएंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मेरी पेस फास्ट है या स्लो है, तो बेस्ड ऑन द फीडबैक इन द चैट बॉक्स, हितेश जी आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं फास्ट हो रही हूँ कि स्लो हो रही हूँ, तो आई विल पेस आउट माई टाइम अकॉर्डिंग। ओके, सो टाइप ऑफ बिजनेस, अगर आप चाहे तो इसको फुल टाइम बिजनेस की तरह लेकर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली फुल टाइम करेंगे तो जो आपका ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि आप आपका 100% फोकस है वो ये एक ही बिजनेस पर दे रहे हैं। हावेवर हावेवर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, कि जो लोग ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, and I have met and developed business of so many such people also। बड़ौदा में एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। एक जेंटलमैन थे जो आईपीसीएल में जॉब करते थे, और आईपीसीएल में जो उनका जॉब था ना वो शिफ्ट वाला था। सो वीक में 2 या 3 दिन उनको नाइट शिफ्ट रहती थी, 2 या 3 दिन उनको डे शिफ्ट रहती थी। सो जब जब उन्हें नाइट शिफ्ट रहती थी वो वापस घर आके उसके बाद ना ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते थे, और ऐसे करके धीरे धीरे पार्ट टाइम करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड वेरी सून ही केम टू दैट स्टेज जहां पर ये बिजनेस उनका इतना अच्छा जम रहा था, इतना ज्यादा टाइम मांग रहा था, और इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था, कि बाद में उन्होंने आईपीसीएल का उनका जो जॉब है वो छोड़ दिया, और उन्होंने फुल टाइम इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया। सो इज इट पॉसिबल? यस इट इज। आप चाहे तो फुल टाइम या पार्ट टाइम के हिसाब से इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप साइड टाइम भी कर सकते हो। अब साइड टाइम से मेरा मतलब क्या है? सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जस्ट लास्ट वीक जब इवन मेरी हितेश जी के साथ बात हो रही थी, एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू बहुचरा जी, और बहुचरा जी में जिसके लिए मेरा टॉक था, uh, उनकी वहां पर जो बौछारा जी का मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल बगल में एक टॉय शॉप, ओके, जो हम टॉयज कहते हैं, वो टॉयज की उनकी शॉप वहां पर है। तो वो उनका वहां पर एक छोटा सा बिजनेस है, और पैरेलली उन्होंने पहले पोस्ट का काम स्टार्ट किया था, और पोस्ट का काम उन्होंने थोड़े साल किया, और पिछले 4 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है। राइट, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से साइड टाइम। साइड टाइम मतलब वो वहां पर वो शॉप पर बैठकर खिलौने तो बेच ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ ही पैरेलली वो ये भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर उनके पास काफी ऐसा टाइम होता है जिसको वो दूसरी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से कि अगर आपको ये बिजनेस करना है, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या साइड टाइम कर सकते हैं। इसको आप ऑन गोइंग बेसिस पर कर सकते हैं। ऑन गोइंग बेसिस मतलब एक सीरियस अफेयर, जैसे मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं देख रही हूँ कि आने वाले 50 साल या जब तक है जान, मैं ये बिजनेस कर। दूसरा, आई कैन डू दिस बिजनेस विद ब्रेक्स। व्हाट डज इट मीन विद ब्रेक्स? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं है, ओवरसीज सेटल हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि साल में 2-3 महीने वहां पर जाकर रहते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं। सो दे आर हियर नॉट फॉर द फुल सीजन, दे आर हियर फॉर फ्यू मंथ्स, और फ्यू मंथ्स वो लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में है कि जहां पर आपकी एब्सेंस से वो बिजनेस आपका हैम्पर हो सकता है, आपकी बिजनेस साइकिल है वो पूरी ब्रेक हो सकती है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। मगर ये ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसमें ब्रेक भी लेना चाहे, तो आप बीच में ब्रेक लेकर भी इस बिजनेस को उसी हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। अगेन, अभी ये पूरा बिजनेस ऑनलाइन है। अगर आप चाहे, अगर आप कंफर्टेबल है, आपके क्लाइंट्स कंफर्टेबल है, तो आप जब ब्रेक पर है तभी भी आप जो डेस्टिनेशन पर है वहां से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो फीमेल्स में ये बिजनेस काफी पॉपुलर है, क्योंकि फीमेल्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको ये बिजनेस दे देता है. सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, who can start this business? Okay, so anyone who is major and who has completed HSC, जिसने भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं. तो कोई भी बंदा कर सकता है. अगर कोई कॉलेज से फ्रेशली पास आउट है और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकता है. आ, आप ऐसा कहेंगे कि आपने यहाँ पर लिस्ट में लिखा है कि कॉलेज पास आउट, फ्रेशर, हाउसवाइफ. अभी इन सारे लोगों के पास तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो ये लोग कैसे बिजनेस करें? सो ऐसी बिल्कुल से जरूरत नहीं है. ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है. सो आई कम ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो कि कितने पैसे होने से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो anyone who wants to start the business, हाउसवाइफ है, सीनियर सिटीजन है, कोई भी अगर नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी है, तो वो बेसिक ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग लेकर इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करके कर सकते हैं. सो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो ही आप कर पाएंगे. अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं भी है, दूसरे बैकग्राउंड से होने से भी, इसके लिए जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एग्जाम्स पास करके बिजनेस कर सकते हैं. ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया, एनीवन जो ऑलरेडी दूसरे बिजनेसेस कर रहे हैं, साथ साथ में ये दूसरा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कर सकते हो. बहुत सारे बिजनेसेस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करता है. सो से फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो लोग ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ क्लाइंटल है, और वो लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछते हैं कि सर जी टैक्स बचाने के लिए हम कहाँ निवेश करें, राइट? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज पॉसिबल कि आप ही पैरेलली एक म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दे. और अगर ये बिजनेस पर आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी कर सकते, तो भी आप क्या कर सकते हो कि टैक्स प्लानिंग के लिए एक ही फंड है. तो वो एक ही फंड है जो टैक्स प्लानिंग के लिए आपको आपके सारे क्लाइंट्स को देना. तो आप ये चीज पैरेलली कर सकते. तो सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, ये सारे जो प्रोफेशंस है, लॉयर्स है, तो ऑल ऑफ देम कैन आल्सो हैव दिस बिजनेस रनिंग पैरेलली विद देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, राइट? सो ये कौन कर सकता है? मोस्टली जो यूनिवर्स के गैमेट में जो भी आते हैं, ये सारे लोग ये बिजनेस कर. व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस? अगर मुझे चलो कल से ही बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? पहले ऑफिस देखने जाना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप चाहे तो आपके घर में एक 4x4 की जगह पर भी बैठकर ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी सिंपल सी है दोस्त, एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मैंने बोला अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है. आपको जरूरी नहीं है कि पेपर्स या बैग लेकर घर से रोज सवेरे निकलना पड़े, क्लाइंट को जाकर मिलना पड़े, उसके पास से एप्लीकेशन साइन करवानी पड़े, चेक लेना पड़े. ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन ये सारी चीजें करवा सकते हैं. तो ऑब्वियसली ऑनलाइन करना है तो हमें लैपटॉप चाहिए. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो लैपटॉप की है. एक सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड सॉफ्टवेयर रहेंगे. अगर आप सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिंगल सॉफ्टवेयर में सारी प्रोडक्ट्स को क्यूमुलेट आप कर सकते हो. तो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए विच वुड हेल्प यू इन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रैकिंग योर बिजनेस. एंड क्लाइंट्स को उनके फाइनेंशियल प्लानिंग दिखाने के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स की जरूरत है. फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. जस्ट सिंपली आपको सीखना है कि ये कैलकुलेटर्स क्या है, कैसे यूज करना है, जो बहुत ही सिंपल है. तो दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो फाइनेंशियली फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पैशन,
अगर आपको लगता है, अगर आप पैशनेट है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, आज ना जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, वो भी कल बहुत ही कंफर्टेबली रिटायर हो पाए। और वो कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ द राइट एडवाइस एंड गाइडेंस जो आज आपने उनको दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की लाइफ में इंटरफियर किए बगैर डिफरेंस क्रिएट करना है, अगर ये है आपका पैशन, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी। बिल्कुल से ये बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट नेल इट, राइट? नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहेंगे कि मैडम अगर इतना इजी है तो सब लोग क्यों नहीं करते, इतने सारे एडवाइजर्स क्यों नहीं मिलते, और अच्छे एडवाइजर्स की कमी क्यों है, राइट? सो यस, बहुत पैसे नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। पर बेसिक जो चीज है वो ये है कि कुछ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोगों के पैसों के साथ डील करने वाले हैं। ये एक जिम्मेदारी का काम है ना। तो अगर जिम्मेदारी निभानी है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी क्लियर कि उसके लिए कुछ बेसिक पढ़ाई हमें भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस को लिस्ट डाउन किया है आपके लिए। इसको देखकर बिल्कुल से टेंशन मत करना, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस क्या है वो शायद आपको आज नहीं पता होंगे, बिकॉज यू हैव नॉट डन इट। पर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। छोटी सी ट्रेनिंग होती है, थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है, वो मिल जाता है तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज के लिए जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी गाइडेंस आपको मिल जाती है। एंड अकॉर्डिंगली वो एग्जाम देकर, एग्जाम क्लियर करके, सर्टिफिकेट लेकर, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक कैटेगरी है ग्रैंड फादरिंग कैटेगरी करके। ये कैटेगरी क्या कहती है? ये कैटेगरी उन सारे सीनियर सिटीजन के लिए है जो सीनियर सिटीजन है। अब एग्जाम देना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिकेड्स हो गए पढ़ाई की नहीं है। तो उनके लिए एग्जाम देना डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉर देम ये एक रूल है जहां पर अगर वो ग्रैंड फादरिंग कैटेगरी में फॉल होते हैं, एग्जाम दिए बगैर भी उनको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है? उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को करना है, या तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो पर आपको बिजनेस करना है, आप लाइसेंस जो है वो आपके फादर या मदर या कोई भी सीनियर सिटीजन जो आपका फैमिली का है, उसके नाम से आप लाइसेंस ले सकते हैं। और फिर उनके नाम पर भी आप इस बिजनेस को एक्टिवली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये ग्रैंड फादरिंग कैटेगरी का एक रूल है। अ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इसमें फिर जो भी क्राइटेरियाज है वो मैच होते हैं कि नहीं, वो 1 to 1 आप फिर फिगर आउट कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द सर्टिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। अब अ, कितने पैसे होने से मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये जो एग्जाम है, जनरली एग्जाम की जो फीस है वो 1500 के आसपास है। सारी एग्जाम की अलग अलग फीस है, बट 80% एग्जाम जो है उसकी फीस 1500 ही है। तो मैंने एग्जाम फीस यहाँ पर मेंशन की है कि 1500 एग्जाम की फीस आपको लगती है। उसके बाद लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 5000 से कम रुपए में आपके लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। इट इज लेस देन 5000, नॉट मोर देन दैट। जो भी सॉफ्टवेयर आप लेना चाहे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका वॉल्यूम्स कितना होने वाला है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर में आपको कितने कितने फंक्शंस इंक्लूड करने हैं डिपेंड होगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ 8 to 10,000 के आसपास से स्टार्ट होता है। एंड डिपेंडिंग कि आपको कौन से वेरिएबल की जरूरत होगी, उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो चेंज होता है। मोटा मोटा आप 10,000 से 30,000 का मार्जिन पकड़ के चलिए। सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, राइट? एंड जो भी ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ना, जैसे मैं बड़ौदा बैठी हूँ, हो सकता है कि सर जी अभी इंदौर गए हैं, हमारे प्रेसिडेंट सर। तो इंदौर से अगर उनको ट्रांजेक्शन करना है और अगर वो मुझे कहते हैं कि प्रार्थना आप बड़ौदा से कर सकते हो, यस,
आई कैन डू इट। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? एक भी रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री में अवेलेबल होता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्री में है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छे से नहीं चलता, उसका स्पीड ठीक से नहीं रहता, नहीं। बहुत ही सिंपल और अच्छा और लीजिट प्लेटफॉर्म रहता है। सो ट्रांजेक्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो फ्री में आपको मिलता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। और ऑब्वियसली अगर आपके पास लैपटॉप है तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फैब्रिकेटेड या सेकेंड हैंड लैपटॉप जो है वो आपको 15,000 से मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली फिर अगर आप जो भी लैपटॉप लेना चाहे उसके हिसाब से अलग अलग प्राइजेस पर आते हैं। बट एक ढंग का लैपटॉप ना आज 30-40 हजार में भी अच्छे से आ जाता है, वो भी ईएमआई पर आता है, वो भी नया वाला फर्स्ट हैंड। So that is all what you require if you want to start your business. I hope यहाँ तक मैं क्लियर हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये बिजनेस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक इनकम का थोड़ा आइडिया है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। ये एक म्यूचुअल फंड बिजनेस की केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपको क्या बताती है, और मैंने म्यूचुअल फंड की केस स्टडी यहाँ पर इसलिए ली है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक बिजनेस है। दिस इज वन ऑफ द बिजनेस जिसमें बहुत ही अलग तरीके से इनकम जनरेट होती है। व्हाट इज दिस अलग तरीका? आप देखिए यहाँ पर मैंने एक जो टेबल बनाया है वो टेबल में मैंने एक ट्रेल इनकम करके मेंशन किया है। ट्रेल इनकम क्या है? एक होता है अपफ्रंट इनकम। जनरली सारे बिजनेसेस में जो हमारी इनकम होती है वो होती है अपफ्रंट। अपफ्रंट से मतलब क्या है कि मैं किराना की दुकान पर जाती हूँ, वहां जाकर मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने उसके पैसे दे दिए, वो शॉपकीपर के लिए जो इनकम हुई वो क्या हुई? अपफ्रंट। अभी क्या, अभी अगर वो जो चीज है वो मान लीजिए कि 50 रुपए की है, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए, उसको 50 रुपए मिल गए, ट्रांजेक्शन इज ओवर एंड द इनकम इज क्लोज्ड। इनकम इज क्लोज्ड। अब ये ट्रांजेक्शन से फ्यूचर में कभी कोई इनकम होने वाली है क्या? नहीं। दूसरी बार इनकम जनरेट के लिए मुझे दूसरा माल बेचना पड़ेगा। एक बार एक माल बेच दिया फिर उसके ऊपर वापस से इनकम नहीं होती है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा बिजनेस है दोस्त कि जब तक क्लाइंट का पैसा सिस्टम में रहता है आपको उस पर इनकम मिलती जाती है। और इस इनकम को इसीलिए ट्रेल इनकम कहा गया। ट्रेल इनकम, द इनकम विच कीप्स ट्रेलिंग थ्रू आउट द ट्रेनर ऑफ दैट मनी विथ यू। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट ऐसा आता है जो 1 लाख रुपए की हेलो प्रार्थना जी, या आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। हाँ हाँ, एम आई विल वेट, ऑल ऑडिबल? ऑफ अस विल वेट। हाय। हाँ। ओके okay, I am sharing the screen again. Is my screen visible now? uh, yes, yes, Hitesh bhai, is my voice and my screen audible? कैन यू आई मेक हर द होस्ट if she is not already? She is the host. I am sharing the screen again. Please let me know if it is visible. Out the slide because importantly अपने को Q&A handle करना है ना बाद में। अभी Continue without the screen and yeah, no, we are not able. Yeah, now we are able to see. Yeah. you are able to see now, and are you able to hear me as well, sir? Yeah, please go ahead. Okay, okay, fine, thank you. So I was coming to the most important part कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें कैसे Hi, प्रार्थना जी।
Yes. Yes. Am I audible, Yes, sir? please. Am I audible, sir? Yes, Yes, Pratna ma'am. ji, please go ahead. Okay. So I was coming to the most important part. Uh, देखिए पैसे की बात आती है ना तो बहुत सारी जगह से बहुत सारी तकलीफें भी आती है। देखिए अभी जैसे हम अर्निंग पर आए तभी जाकर ये इंटरनेट का सारा प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। सो जस्ट ऑन द लाइटर साइड, देखिए म्यूचुअल फंड में आपकी इनकम कैसे बनती है। मान लीजिए कि एक क्लाइंट आपका है जिसने आज 1 लाख रुपए की एसआईपी आपके साथ स्टार्ट की और उस 1 लाख रुपए पर मान लीजिए अगर आपको 1% का Wait for her to be back. yes, She'll be am back. I, yeah, am I audible now, sir? Uh, am I audible, Hitesh ji? Am I audible, Hitesh ji? Share Should I switch off my video in the order to save slide. bandwidth? Uh, is my screen visible and am I Please audible, sir? continue without the slide, please. Okay. So, if your client has given you 1 लाख का एसआईपी, 1 लाख का एसआईपी आपको मिल गया जो 10 साल तक चलने वाला। अब 1 लाख का 1% अगर मैं लेती हूँ तो साल का मेरा 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है वो एक क्लाइंट से, जो एक एप्लीकेशन मैंने ली है उससे। तो 12 लाख के हिसाब से 1% 12 हजार का इनकम मेरा फर्स्ट ईयर को होता है। अब देखिए मैंने सिर्फ उसके पास से एक बार एसआईपी लिया और वो एसआईपी 10 साल तक जाने वाला है। अब ये 10 साल तक मुझे कुछ भी करना है? रियली नो। आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि उसका एसआईपी चालू रहे, बस बंद नहीं होना चाहिए, बाकी मुझे नया कुछ उसके पास से नहीं करना। नाउ फर्स्ट ईयर का 12 लाख उसका इन्वेस्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर वापस से दूसरा 12 लाख वो इन्वेस्ट करेगा, राइट? सो दूसरे साल उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 24 लाख हो रहा है। ऑलराइट, 24 लाख तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ। नाउ जस्ट इमेजिन उसने जो 12 लाख रुपए डाले थे उस पर उसका कुछ इनकम भी तो हो रहा है, कुछ रिटर्न्स भी उसको मिल रहे हैं। और अगर ये रिटर्न्स उसके 12% से बढ़ रहे हैं, सो 12% के हिसाब से जो 12 लाख उसका फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट हुआ उसका नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न होगा वो 1,44,000 होगा। और ये 1,44,000 पर भी आपको 1% मिलेगा। सो जस्ट रिमेम्बर जो मैंने आपको पहले कहा था, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या कहा था? विन विन सिचुएशन। अगर आपका क्लाइंट पैसा वाला हो रहा है, आप भी पैसे वाले हो रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया दोस्त? उसका 24 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, 24 लाख के हिसाब से 24 हजार आपका इनकम नहीं हुआ। वो 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर उसका जो रिटर्न बैठा है उसके हिसाब से आपका 25,500 के आसपास का रिटर्न बैठ रहा। और अगर किसी का 1 लाख का एसआईपी 10 साल तक चलता है तो ये 10वें साल में 12% के हिसाब से उसका एसआईपी का जो वैल्यूएशन है वो 2,30,00,000 होता है। 2,30,00,000 आपके क्लाइंट का वेल्थ क्रिएट हुआ। उसी वेल्थ पर 10वें साल को भी आपको 2,30,000 का रेवेन्यू, जिसको कहते हैं ट्रेल इनकम, वो मिल रहा।
आपने ये एसआईपी जनरेट करने की मेहनत 10 साल पहले की थी, पर वो मेहनत का फल आपको आज भी 10 साल के बाद भी मिल रहा है. So this is what the power of mutual fund income is. This is how the income is generated in this business. I hope this is clear. Now moving on to the next slide. uh, how we can establish this business. अगर ये business करना है, हमें start कैसे करना पड़ेगा? सर, आपका जो भी एरिया है, आप जो भी स्टेट से है, उस जगह का एक बेसिक मार्केट रिसर्च करके वहां पर क्या बिजनेस साइकिल है, वहां के लोगों की क्या माइंडसेट है, उसके हिसाब से आपका टारगेट कस्टमर क्या होना चाहिए. यू स्टार्ट विद दैट बेसिक मार्केट रिसर्च. टेक्निकल ट्रेनिंग, जो आपको सर्टिफिकेशन अगर आपने ले लिए है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपके सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो कैसे लेने हैं, वो थोड़ा बहुत बेसिक स्टडी करके एग्जाम देकर यू आर गुड टू स्टार्ट विद द बिजनेस. देखिए, आप जब भी कोई क्लाइंट के सामने जाते हो, सॉफ्ट स्किल इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. ओके, सो व्हेन आई से सॉफ्ट स्किल, दोस्त, अगर आप एक ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आपका क्लाइंट है, तो उसके साथ आप जैसे बात करेंगे, उसके सामने जो कपड़े पहनकर आप जाएंगे, वो सेम आपका बिहेवियर एक कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट के मालिक को मिलने जा रहे हैं तब नहीं हो सकता. ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की पार्ट होती है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू शुड नो दिस इंटरपर्सनल स्किल्स, जिससे आपका जो क्लाइंट की मीटिंग के बाद का कन्वर्जन रेशियो है, वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. आपकी जो बिजनेस की यूएसपी है, उसको आप कैसे डेवलप करेंगे? मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, इसमें से आपने क्या चूज किया? आपको इंश्योरेंस करना है, म्यूचुअल फंड करना है, क्या करना है? तो आपने क्या चूज किया, उसके हिसाब से आपकी बिजनेस की यूएसपी है, वो डेवलप होती है, और उसके बेसिस पर आपका बिजनेस डेवलपमेंट प्लान शुरू होता है. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट एंड गो अबाउट विथ योर बिजनेस. हाउ कैन वी हेल्प यू इन दिस? बहुत सिंपल है, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगी. सर जी, 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में हमें, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 decades, 2004 आई स्टार्टेड माय जर्नी इन द बीएफएसआई सेगमेंट. एक्सक्लूसिवली पिछले 13 साल से आई एम अ बिजनेस वूमन इन ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग. ये 13 साल में हमने हमारी कंपनी का जो एम्पैनलमेंट है, एम्पैनलमेंट से मतलब क्या है, दैट आवर कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कंपनी with NISM, BSc, NSC, PFRDA. PFRDA कौन है? जो पेंशन फंड है. एनपीएस, वो एनपीएस का जो रेगुलेटर है, वो पीएफआरडीए है. तो इन सबके साथ एज अ ट्रेनिंग एकेडमी हम रजिस्टर्ड है, और उनके लिए और उनके बिहाफ पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाट आई कैन से अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर एसोसिएशन. क्या किया है हमने, तो अभी हितेश जी ने याद करवाया कि क्या किया है और अभी क्या क्या बाकी है. तो इतने साल में हम ऑलमोस्ट 5,000 इवेंट्स कर पाए हैं एज अ टीम, और मोर देन 5 lakh lives is what we have been able to touch. आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम अ वुमेन, या तो फिर मैंने इतने सारे वुमेन मेरे इर्द गिर्द है जिन लोगों से मुझे पावर मिला है. तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक पैशन है हमारा, और हम चाहते हैं कि हो सके उतनी ज्यादा वुमेन की लाइफ को टच करे. क्योंकि किसी भी फैमिली, और जब फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसकी जो नींव होती है, वो उस घर की लक्ष्मी यानी कि वुमन होती है. तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है, जिससे हम चाहते हैं कि हो सके उतने फैमिलीज की वुमेन को हम फाइनेंशियली एम्पावर करें थ्रू financial literacy. We have been honored and we have been lucky to work with almost all the leading financial associations of India, uh, be it banks, be it mutual fund companies, or be it stock broking companies. सो इन सब के साथ काम करके जो कुछ भी हमने सीखा है, बस वही चीज को हम इम्प्लीमेंट करके कोशिश करते हैं कि हो सके उतना लोगों के बिजनेस को डेवलप और ग्रो करने में हेल्प करते. सो दैट इज अ लिटिल अबाउट अस. अगर आप चाहते हैं कि
ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है और अगर हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। हमारी सर्विसेज आप अलग अलग हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशंस के लिए हमारी जरूरत है तो वो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम सिर्फ हमें एग्जाम क्लियर करवा दो, बाकी सारी चीजें हम कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एग्जाम तो क्लियर होगी ही, आई डोंट फील इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, पर व्हेन इट कम्स टू इंटरपर्सनल स्किल्स, आई थिंक मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे एक टीम एस्टैब्लिश करनी है, मेरे साथ मुझे दूसरे 5 एम्प्लॉयज रखने हैं, उनको ट्रेन करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग है वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है, सो से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हो पर क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं, मेरे पास क्लाइंट ही नहीं है, तो क्लाइंट एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी पेन एरिया है, आप कहोगे कि मैडम क्लाइंट्स भी है मेरे पास पर पता नहीं कन्वर्ट नहीं हो के, सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, सोच रहे हैं, सोच कर बताते हैं, हस्बैंड से बात करके बताते हैं, पर फिर उनका फोन नहीं आता। तो अगर बिजनेस कन्वर्जन का इश्यू, तो वॉट एवर इज अ पर्टिकुलर एरिया, आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में ना आप सिर्फ हेल्प कर दो, पूरा का पूरा हमें बिजनेस डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर दो, तो वो भी हम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में हम आपकी मदद कर सकते हैं जिससे वो जो भी आपका एक बॉटल नेक आ रहा है वो क्लियर होकर आपका बिजनेस जो है वो फटाफट से ग्रो होने लगे। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट कि नहीं फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम जीरो ये पूरे का पूरा बिजनेस हमें सेटअप करना है और उसके लिए आप हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड कीजिए, तो ये चीजें भी हम आपके लिए कर सकते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मार्केट रिसर्च टू द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट फ्रॉम द कस्टमर्स साइड। So this is all what we can do to help you become financially stronger by providing financial literacy and financial advisory business. So that is all from my end. I would like to give my heartfelt thanks to the team of ABMM, BizStart, and all the participants. अभी 1 घंटे के बाद भी इतने टेक्निकल ग्लिचेस के बाद भी more than 100 people are there in a room. So दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया for being there and for tolerating all the technical glitches. Uh, if there are any questions, we are open to take them up. Hello, Pratna ji. Yeah, thank you for that. Everyone, if you have got any questions, आप chat box में question डाल दें अपना, and Pratna ji will I read those questions and try to answer. तो chat box में अपना सवाल please डालें. Yeah, Pratna ji, if you can take the questions which are in the chat, please. Yes, so one of the questions which I'm able to see here goes from Gaurang Rathi, how CA can take mutual fund code because CA is not allowed to do this. So generally गौरंग जी कैसे करते हैं कि लोगों के बहुत सारे सिस्टर कंसर्न्स होते हैं जिससे वो लोग काम करते हैं, राइट? So you can always develop a sister concern of yours. I have known ample of CAs, a lot of CAs जो यहाँ पर काम करते हैं और CA के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसलिए हो जाती है सर कि आपका क्लाइंट है वो आपका पूछ कर ही इन्वेस्ट करता है। बिफोर टेकिंग एनी कॉल ही वांट्स टू नो कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो सोर्स होता है वो किसी भी क्लाइंट के लिए अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू विश टू डू यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ बिजनेस सेटअप और लाइसेंसिंग कैसे आप कर सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट। तो वरदान जी, हाउ टू टेक एमपी कोड, एग्जैक्टली उसी की हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे सर। प्रोसेस ऐसे होता है वरदान जी की पहले आपको NISM 5A की एग्जाम देनी होती है,
एग्जाम देने के बाद आपको ARN और EUIN ये दोनों के लिए रजिस्टर करना होता है। एक बार आपका ARN नंबर आ जाता है, उसी के साथ आपका EUIN नंबर आ जाता है, उसी के साथ वो लोग आपका KYD भी करते हैं, दैट इज नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप इंडिविजुअली सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हरीश जी सजेस्ट बेस्ट PMS एंड AIF पर्सन और यूनिट। सर बहुत सारी कंपनीज है, देयर इज नथिंग बेस्ट और नथिंग वर्स्ट। सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए क्या बेस्ट है वो डिपेंड होता है। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर टू एक्सप्लोर। ऑब्वियसली एक बार आप लाइसेंस लेते हैं तो बाद में आपको कहाँ कहाँ पर टाई अप करना है, सभी कंपनीज की फंक्शनैलिटी जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। विच कोर्स इज बेस्ट फॉर NISM सर्टिफिकेशन? ईशान जी 14 से ज्यादा कोर्सेज है जो NISM हमें प्रोवाइड करती है। इसमें से कुछ कुछ कोर्सेज है जो कंपलसरी है, कुछ कुछ कोर्सेज है वो ऑप्शनल है। जैसे कि मैंने आपको बताया NISM 5A है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपलसरी कोर्स है। पर 5A के अलावा अगर आपको ऐसा है कि ज्यादा एक्सपर्टीज लेनी है तो 5A के बाद 5B और 5C भी NISM ऑफर करती है। आपका कितना पैशन है पढ़ाई के लिए उस पर डिपेंड होता है कि आप कौन से और कितने कोर्सेज करना चाहते हैं। सिमिलरली रिटायरमेंट प्लानिंग का भी एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है जो NISM प्रोवाइड करती है। अगेन रिटायरमेंट प्लानिंग का मॉड्यूल कंपलसरी एग्जाम नहीं है, इट इज ऑप्शनल। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जिसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आप ये मॉड्यूल पढ़ लीजिए, आप ज्यादा अच्छे से उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। पर ये सारे कंपलसरी कोर्सेज नहीं है। कंपलसरी में जो आता है वो 5A एग्जाम होता है फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दैट हेल्प सुशांत जी। Where can we get the recording? Hitesh ji would let you know that. Uh, Akash ji, is there further annual education requirement or annual subscription requirement after getting license? Yes. So, Akash ji, every 3 years the license has to be renewed. और उसके लिए एक आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप जाकर वापस से एग्जाम दे दीजिए, 2 घंटे का एग्जाम होता है। दूसरा, अगर आपको एग्जाम नहीं देना तो एक फुल डे का वर्कशॉप होता है जो आपको अटेंड करना होता है। वो वर्कशॉप अगर आप अटेंड कर लेते हो तो भी आपका जो लाइसेंस है वो वापस से कंटिन्यू हो जाता है। तो रिन्यूअल जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। मैडम मेरा पहले साड़ीज का बिजनेस था, अब वो क्लोज कर दिया है, मुझे अब नया बिजनेस स्टार्ट करना है। वो आप बताइए कौन से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट मैडम आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। ओके। सो संदीप जी, ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया। देखिए मुझे पता नहीं था आपका साड़ी का बिजनेस था पहले, पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जिसमें एक जेंटलमैन जिनका खिलौने का बिजनेस है, वो खिलौने के बिजनेस के साथ साथ म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही छोटे लोकेशन से वो कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए तो बिस्टार्ट का टीम आपको हेल्प उसके लिए डेफिनेटली कर देगा। Can I get a code of mutual fund in my father's name without giving exam? Yes, गौरांग जी आप ये चीज कर सकते हैं। He is more than 55, so जो ग्रैंडफादरिंग के रूल है वो रूल के हिसाब से एक बार उनका एज वगैरह चेक कर लेंगे। एंड इफ ही फॉल्स इन दैट तो आप बिल्कुल से कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट। शीतल जी, इट्स ऑनलाइन एग्जाम, शेयर नंबर फ्रॉम Saudi will call you and discuss. All right, so शीतल जी मेरा नंबर ऑलरेडी मेरी साइट में था, पर मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ चैट बॉक्स में। इन द बेनिफिट ऑफ एवरीवन हु वुड वांट टू कनेक्ट, मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस मोर फॉर दिस।
हीर जी को इसका वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। संदीप जी इंटरेस्टेड है, ठीक है संदीप जी, मैंने मेरा नंबर मेंशन किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 8th standard students how can learn to generate interest? So नारायण जी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको देखकर ऑब्वियसली आपके बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट थिंग तो यही है, आप आपके बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, आप ये चीज करिए। और अगर आप ये बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, चलिए बिजनेस के एलिमेंट से एक बार इसको मैं साइड में भी कर देती हूँ ना नारायण जी। आप आपके फिनेंसेस में जो कुछ भी छोटे मोटे डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें आपके किड्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनको बजटिंग सिखाइए, छोटी छोटी चीज। अगर 8th स्टैंडर्ड में बच्चा है, वो बजटिंग कर सकता है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनको आप बजटिंग करना सिखाइए, पॉकेट मनी देना स्टार्ट कीजिए, उनको बोलो कि बेटा ये आपका पॉकेट मनी है, अब इसमें से आपको ना आपके फ्रेंड्स का बर्थडे आता है तब गिफ्ट लेना है। हमारा जो मंथली बजट है उसमें महीने में घर में ग्रोसरी का एक मैगी का पैकेट आता है। अगर आपको एक से ज्यादा मैगी खानी होगी तो आपको आपके पॉकेट मनी में से पैसे निकाल कर खाना पड़ेगा। ऐसे करके सर छोटी छोटी चीजें करके अभी से बच्चों को फाइनेंसेस में इन्वॉल्व कीजिए। आई एम श्योर उनको बहुत हेल्प होगा और आगे जाकर एक वो जिम्मेदार इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो नारायण जी कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। Yogesh wants to know, can we take IRDA license itself without under any insurance company? So, sir, license generally इंश्योरेंस का ऐसे होता है कि आप लाइसेंस लेंगे तो आपको डिसाइड तो करना है कि कौन सी कंपनी थ्रू आप इंश्योरेंस बेचेंगे। किसी कंपनी का तो प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो इट इज वेरी सिंपल। फर्स्टली आप जॉट डाउन कि आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है, फिर उसी कंपनी के थ्रू आपको इंश्योरेंस के एग्जाम जो है वो देनी होती है। सो डिसाइड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट गोइंग फॉर लाइसेंस। कांतिलाल जी, मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं, सीएमटी के बारे में। व्हाट इज सीएमटी? आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद लिटिल मोर क्लियर? So these are the questions which are there at my end. बीच में जब ये ऑन एंड ऑफ हो रहा था, अगर किसी का क्वेश्चन है और मैंने मिस आउट किया है तो आप वापस से क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। So these are the questions I can see in the chat box, and I have reverted to them. Hitesh ji, is there any ideal ratio for investments like mutual fund shares, real estate, gold? Yes, बिल्कुल से होता है अनिल जी, and that is all what financial literacy is about. बिल्कुल से रेशियो होता है। ये सारे एसेट्स आपने बताया, उनको आपके पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल रेशियो बनता है। उसके लिए पहले आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है, और आपके रिस्क प्रोफाइलिंग और आपके गोल सेटिंग के हिसाब से इसका रेशियो बनता है। हावेवर, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो जो गोला मेथड हम कहते हैं, गोला मेथड के हिसाब से जो आपके एसेट एलोकेशन का रेशियो होता है वो है 100 माइनस ईयर एज। मीन्स अगर आपकी एज से 30 इयर्स है तो 100 माइनस 30 हो जाता है 7। तो 70 जो है, 70 रुपीज आपके जो है वो ग्रोइंग असेट्स में होने चाहिए, वेल्थ क्रिएटिंग असेट्स में होने चाहिए। और 30 रुपीज है वो आपके वेल्थ कंजर्विंग असेट्स में होने चाहिए। अगेन दिस इज अ थंब रूल, ऑब्वियसली आपका ये सबका इंडिविजुअल असेट एलोकेशन होता है, पर मोटा मोटा थंब रूल जो है वो ये है सर। आई होप इट हेल्प्स यू। Yes, Navalji, if you want to ask something, of course you can. Uh, if there is anything I'm missing out, you can raise your hand.
you can let me know. I live in Amravati, Maharashtra. संदीप जी, there is no problem. अमरावती की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है. अमरावती से जो लोग बिजनेस करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज एंड दे डू वेल. कैन यू गाइड मी अबाउट क्रिप्टो करेंसी? नवल जी, क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है, अभी बहुत ही स्टेबल ट्रेंड नहीं है. और क्रिप्टो इज नॉट अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट. सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगेन, इट कैन वेरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. जिन लोगों को क्रिप्टो में डील करना है वो कर सकते हैं, पर क्योंकि ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, मैं पर्सनली इससे दूर रहती हूँ. हाउ मच इनकम out of monthly receipt should be saved for investment percentage wise? अगेन, यहाँ पर अनीश जी डिपेंड होगा. अगर आप अभी शादीशुदा नहीं है और अगर आप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कम है, तो यू कैन बी अग्रेसिव एंड यू कैन सेव मोर देन 50 to 60%. और अगर बहुत सारे खर्चे ऑलरेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन दैट केस ऑल्सो कंजर्वेटिवली भी सर 20 to 30% तो हर किसी को सेव करना ही चाहिए. एनीथिंग लेस देन 30% और 20% यू विल बी इन ट्रबल. प्रार्थना जी, आपसे सलाह करने के लिए कौन सा टाइम ठीक रहेगा? सर, मुझे एक मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं हूँ, सेशन में नहीं हूँ, आपका मैसेज देकर मैं आपको सामने से कॉल बैक कर दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. और अगर आपने फोन किया, अगर मेरा फोन नहीं आपको मिल रहा है, आप मैसेज छोड़ दीजिए. आपका मैसेज मिलते ही मैं आपको कनेक्ट कर. Chartered Market Technician CMT. Sir, the certifications which I mentioned over here, वो compulsory certifications है. बाकी के जो certifications है वो सारे optional है. और जनरली आप जो टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, ये सारे एनालिस्ट के जॉब या रोल के लिए ज्यादा यूजफुल डिग्रीज होती है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली अगर आप करते हैं, वो वैल्यू एडिशन आपके प्रोफाइल में और पोर्टफोलियो में करेगा ही, और आपकी एडवाइजरी में भी वो हेल्प करेगा, बट कंपल्सरी नहीं है. हीर जी, आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? हीर जी, आपने रिकॉर्डिंग के लिए पूछा मेरे हिसाब से, और रिकॉर्डिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको हितेश जी ही प्रोवाइड करेंगे. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. कैन यू गाइड अबाउट एजुकेशन ट्रस्ट फाइल फॉर चिल्ड्रन? सर, एस्टेट प्लानिंग का पार्ट है. एस्टेट प्लानिंग बिल्कुल से एक अलग टॉपिक है और फुल फ्लेज टॉपिक है. ये कहानी भी कर सकते हैं. अगर हमें एक एस्टेट प्लानिंग का सेशन रखना है तो वी विल डेफिनेटली डू दैट, नो प्रॉब्लम. आपका सेल नंबर सेंड करिए, आपसे बात कर सकते हैं. ओके, सो सेल नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, वापस से एक बार कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम. It is 9825865426. सो योगेश जी, आपने जो कहा, कैन यू टेक IRDA लाइसेंस इटसेल्फ विदाउट any insurance company just like Policy Bazaar? So let me help you understand, योगेश जी. Policy Bazaar भी एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही है. ओके, सो पॉलिसी बाजार में ऐसा कुछ नहीं है. ये भी एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही है, जैसे दूसरी कंपनीज होती है. जैसे दूसरी कंपनीज के साथ आप एजेंट है, वैसे ही आप चाहे तो पॉलिसी बाजार के भी एजेंट बन सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड जो मैट्रिक्स है वो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है सर. सारा मैट्रिक्स जो है वो सेम है. तो आप चाहे पॉलिसी बाजार के एजेंट बनना तो आप वो भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके लिए आपको पॉलिसी बाजार के साथ कनेक्ट करके उनके अंडर एम्पैनल करना पड़ता है.
इट इज सिंपल, सो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। Is it good to start business with some financial company or to start individually? सर बहुत सारी चीजें पर ये डिपेंड करेगा। अगर आप आपके पास नेटवर्क कितना है, आपके पास एक्सपर्टीज कितनी है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए टू स्टार्ट, तो ऑब्वियसली इट इज गुड आइडिया कि किसी कंपनी के साथ आप जुड़ जाइए, किसी के सब ब्रोकर बन जाइए। तो वहां पर उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनकी टीम आपको हेल्प करती है। और अगर तो ऑब्वियसली उसमें आपकी जो इनकम है वो थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज दे आर गोइंग टू शेयर सम पार्ट ऑब्वियसली, बट दैट्स फाइन। अगर सब ब्रोकर बनकर आपको लगता है कि उनकी हेल्प से आप बिजनेस ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं, यू शुड अडॉप्ट फॉर दैट मॉडल। और अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा इनिशियली थोड़ा हेल्प ले ले और उसके बाद आई वुड बी एबल टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, तो आप अपने आप से शुरू कर दीजिए। सो सर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है। आपके खुद के बैकग्राउंड के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके लिए सही क्या है। आई होप दैट हेल्प्स। Can ARN holder appoint a sub distributor? Yes, Tarunji, you can. Which is the best software available for you? Sir, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। दैट इज समथिंग वी कैन टेक वन टू वन, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स अलग अलग होते हैं। कितने फीचर्स की क्या जरूरत रहेगी उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। पर ये चीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक सिटी में रहते हैं पर आपका नेटवर्क जो है दूसरे सिटी में है, आपके कजिन्स फैमिली मेंबर्स दूसरे सिटी में है, उनको आप ट्रेन कीजिए और उनको आप बिजनेस करने में हेल्प कीजिए, और उन सबको आप आपके अंडर सब होकर बना दीजिए। इट्स अ वेरी गुड मॉडल एंड वेरी सक्सेसफुल मॉडल। हीर जी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चाहिए सर। अब शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बताऊँ, ये हमारे बिजनेस का सेशन है। लेट्स रिस्ट्रिक्ट इट टू बिजनेस। Uh, okay, Mayurji wants to know, nowadays mutual fund AMCs promoting direct funds wherein advisors not get involved, and there are many corporates having better platform to offer various products to clients. What is your take on this? How long advisory business will go on in this situation? Sir, a very, very valid question, Mayurji. I would say it's a very, very valid question. Uh, देखिए, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में सारे बिजनेसेस में आने वाला है, आएगा और आता रहेगा। डजेंट मैटर, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है, कितने फैमिलीज आपको चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टारगेट के साथ चल रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको 100 करोड़ पर पहुंचना है, तो 100 करोड़ बनाने के लिए कितने फैमिलीज चाहिए आपको, कितने लोग चाहिए आपको, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। सर इंडिया में अभी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सैचुरेशन फॉर दिस। दूसरा, कोई भी बंदा डायरेक्ट न जाकर आपके साथ तभी जुड़ा रहेगा जब आपके बिजनेस का एक एक्स फैक्टर या एक वैल्यू होगा। अब इन्वेस्टमेंट का बिजनेस सर ऐसा है कि जहां पर यू नीड टू हैव अ हैंड होल्डिंग। आपने डायरेक्ट में जाकर पूरा पोर्टफोलियो बना दिया, पर न करे भगवान कल जाकर ये दिन आया कि जब ये पोर्टफोलियो आपके फैमिली को यूज करना हो, और होता तो यही है, तो आपका फैमिली उसको कैसे एक्सेस करेगा? डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से कौन आकर उनको ट्रांसमिशन करवाने के लिए हेल्प करेगा? इट डजेंट हैपन। सो मोस्ट ऑफन सर, जो लोग डायरेक्ट भी जाते हैं, एक रिवर्स साइकिल भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट जाकर एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वापस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाते हैं। तो दोनों दोनों हिसाब से फ्लो चलता है। बट मेरे हिसाब से अगर आपके बिजनेस में आपका 90% रिटेंशन रेशियो रहता है, तो 10 लोग तो वैसे भी बिजनेस छोड़कर जाएंगे, आपको छोड़कर जाएंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद भी सबकी दुकानें चलने वाली। अभी आप देखिए सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, बावजूद उसके सब लोगों की दुकानें तो चल रही है, किसी की बंद। सो डायरेक्ट इज देयर, बट
आई थिंक इफ यू हैव एन एक्स फैक्टर विच यू नीड टू हैव, अगर एक्स फैक्टर नहीं है तो आप वैसे भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो अगर आप पे है तो आपको कोई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से डर की जरूरत नहीं। गिरिराज जी, सोवेरियन गोल्ड फंड या बॉन्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड। सर, फिजिकल इज फॉर यूज, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। जो भी फिजिकल गोल्ड है वो आप पहनने के लिए, यूज करने के लिए ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको आप फाइनेंशियल फॉर्म में ही कीजिए। शेयर मार्केट के लिए आगे वेबिनार करना है, ठीक है, कर सकते हैं डेफिनेटली। विच आर गुड सॉफ्टवेयर? अगेन विनीत जी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो डिस्कस कर सकते हैं। So I think more or less we have covered all the questions. Hitesh sir, I think all the questions over there have been taken.